आइए आज हम लोग संविधान सभा के समक्ष जो चुनौतियां मौजूद थी उन चुनौतियों को देखने का प्रयास करते हैं कि संविधान सभा जो थी वो किस प्रकार उस तत्कालीन समय की चुनौतियों से अपने को बाहर निकाली, किस प्रकार से चुनौतियों को उसने समायोजित किया। क्योंकि जिस समय भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उस समय भारत के लिए चुनौतियों भरा वातावरण मौजूद था। यानी उस समय जो भारत की स्थिति थी, भारत का सामाजिक वातावरण काफी विकट और काफी जटिल था। और ऐसे विकट और जटिल वातावरण में भारत के लिए एक प्रगतिशील संविधान का निर्माण करना, एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसके नींव पर आधुनिक भारत का राजप्रसाद खड़ा किया जा सके, ये संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसी चैलेंज को हम अलग अलग टॉपिक्स में बांटकर और देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा ने किस प्रकार उन चुनौतियों से अपने आप को बाहर निकाला, किस प्रकार से उन चुनौतियों से पार पाया। क्योंकि वो चुनौतियां जो थी उसने संविधान सभा को संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान काफी हद तक प्रभावित किया है। तो आइए हम उसमें चुनौतियों के संबंध में जो पहली चुनौती है उसके बारे में मैं आपके साथ बात करता हूं। पहला चुनौती है विरोधी हितों में समन्वय, है ना। विरोधी हितों में समन्वय यानी जो संविधान सभा में कार्य करने वाले लोग थे उन लोगों की विचारधाराएं अलग अलग थी और देश में जो भी समस्या थी उन समस्या का निराकरण वे सभी लोग अपने अपने विचारधारा के अनुसार करना चाह रहे थे। जैसे संविधान सभा में गांधीवादी भी थे, समाजवादी भी थे, पूंजीवादी भी थे, है ना। तो हर प्रकार के विचारधारा के लोग उस संविधान सभा में उपस्थित थे और देश की जो भी समस्या थी इन सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से उस समस्या को हल करने का कोशिश किया, उस समस्या को का समाधान करने का प्रयास किया। तो जब समस्या के समाधान का प्रयास इन सभी लोगों के द्वारा किया जा रहा था अपने अपने विचारधाराओं के अनुसार, तो स्वाभाविक था कि दोनों के बीच संघर्ष होता, दोनों के बीच लड़ाइयां होती, मतांतर होते, मतभेद होते। जैसे अब गांधीवादी जो लोग थे, गांधीवादी लोगों का यह मानना था कि भाई परंपरा पर आधारित चीजें बननी चाहिए, है ना। परंपरा पर आधारित चीजों का निर्माण हो, यानी वे परंपरा आधारित व्यवस्था का निर्माण चाहते थे। जो देश का ट्रेडिशन था, देश का एक व्यवस्था प्राचीन काल से चला आ रहा था, उन लोगों का यह मानना था कि भारत की जो व्यवस्था बने उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही बने। यानी यहाँ ये कतई ये मतलब नहीं है कि वे राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, वो मोनार्कियल सिस्टम के प्रति जाना चाहते थे, इसका ये मतलब नहीं है। इसका कहने का, परंपरा कहने का मतलब यह है कि देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति के को समायोजित करते हुए और नए भारत का निर्माण किया जाए। तो गांधीवादी इसी परंपरा के आधार पर अपने इस व्यवस्था का निर्माण चाहते थे। साथ ही साथ उनका मानना था कि शासन की प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक बड़ा पक्ष होनी चाहिए, है ना। वह एक बड़ा बिंदु होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन का, और यानी पावर जो हो विभिन्न बिंदुओं पर बटा हुआ हो, ये गांधीवादियों का मानना था। जबकि ठीक इसके विपरीत अगर आप बात करिए
समाजवादियों का, जो समाजवादी लोग थे और जिसके आम तौर पे सबसे प्रखर नेहरू जिसके लिए सबसे उत्तरदायी थे इस विचारधारा का नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो समाजवादियों का यह मानना था कि नहीं, भारत के लिए आधुनिक विचार जरूरी है। यानी अगर हम भारत का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, अगर हम भारत को आधुनिक रूप से विकसित बनाना चाहते हैं, तो हमें भारत आधुनिक विचारों को अपनाना होगा, आधुनिक विचारों को स्वीकार करना होगा और विकेंद्रीकरण के स्थान पे वे केंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे, है ना। वे सेंट्रलाइजेशन के प्रबल समर्थक थे और इसी सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाकर वे आगे बढ़ रहे थे, इसी व्यवस्था पर वे अपना कार्य कर रहे थे, है ना। तो अब आप यहाँ देखिए कि भाई जो ये गांधीवादी हैं और जो ये समाजवादी हैं, उनके बीच आपको ये अंतर देखने को मिल रहा है, उनके बीच आपको ये चीजें देखने को मिल रही है कि किस प्रकार दोनों के मतों के बीच अंतर मौजूद है। तो स्वाभाविक बात है, व्यवस्था निर्माण में दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, तो संघर्ष होंगे ही होंगे। इसी प्रकार से और भी कई चीजों को लेकर और संविधान सभा के सदस्यों को के बीच आपस में मतभेद मौजूद थे। तो संविधान सभा ने जो कार्य करने का तरीका अपनाया, संविधान सभा ने जो कार्य करने के रास्ते अपनाए, उस कार्य करने के तरीके के अंतर्गत संविधान सभा ने जो उसको कहते हैं इस तरीका को सहमति और समायोजन का सिद्धांत, सहमति और समायोजन का सिद्धांत। और इस सहमति और समायोजन के सिद्धांत के तहत संविधान सभा ने कार्य किया। तो ये सहमति और समायोजन का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, जो भी विरोधी विचारधाराएं मौजूद थी, उन सभी विरोधी विचारधाराओं के बीच आपस में पहले सहमति बनाने का प्रयास, और अगर कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पा रही है तो उनको दोनों को कुछ कुछ बिंदुओं पर समझौता कराना कि चलो आप ये मान लो, आप ये मान लो, है ना, और चलो इसको करते हैं। यानी एक तरह से एडजस्टमेंट, है ना, समायोजित करना कि चलो आपको ये बात, आपकी ये बात मान लेते हैं और आप ये हमारी बात मान लीजिए, बात बराबर। तो ये सहमति और समायोजन के सिद्धांत के तहत कुछ बातों पे सब लोग सहमत होते थे और कुछ बातों को समायोजित किया जाता था कि एक आप मानिए तो एक आप मानिए और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ इस सिद्धांत पर। एम.बी. पायली एक बहुत बड़े राजनीति विज्ञानी हैं और पायली का कहना है, एम.वी. पायली कहते हैं उसको, है ना, एम.वी. पायली, है ना। तो एम.वी. पायली एक बहुत बड़े विचारक हैं और एम.वी. पायली का मानना है कि भाई भारत की संविधान सभा में बहस को, विमर्श को ज्यादा प्रमुख स्थान दिया गया। कभी भी संविधान को बनाने में जल्दीबाजी नहीं दिखाई गई, यानी सब लोगों ने एक दूसरे की बातों को बड़ी गहराई से सुना, उस पर विचार किया और तब जाके उसको लागू करने का प्रयास किया। जल्दीबाजी में कार्य खत्म करने का प्रयास जो है वो नहीं किया गया। यानी एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हमारे इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किया गया जिस पर भारत की संपूर्ण जनता, जिस पर भारत के संपूर्ण लोग जो है वो गर्व कर सकते हैं, वो उस पर एक अपना गौरवान्वित हो सकते हैं उस निर्माण की प्रक्रिया पर कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया, शायद ही कहीं इस तरह की प्रक्रिया जो है वो दृष्टिगोचर होती हो। तो इस प्रकार जो विरोधी विचार थे, उन एक दूसरे से काउंटर करने वाले जो विचार थे, उन सभी विचारों पर भारत की संविधान सभा ने सहमति और समायोजन के सिद्धांत के तहत उसको सॉल्व करने का
प्रयास किया, उसको हल करने का प्रयास किया। अब एक जैसे हमने गांधीवादी और समाजवादियों के बीच की बात की, तो थोड़ा सा मैं उदाहरण लेकर आपके साथ इसमें बात करता हूं, है ना। आप देखिएगा कि भाई जो भी गांधीवादी लोग हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, वे चाहते हैं विकेंद्रीकरण। समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं केंद्रीकरण। देखिए, गांधीवादियों की बात को मानते हुए पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया, और जिस पंचायती राज व्यवस्था को इसमें अपनाया गया, देखिए डीपीएसपी के अंतर्गत इसको दे दी गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक तत्व के नाम से आप जानते हैं, उसके उसमें पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 में जगह दे दिया गया। समाजवादियों की बात को मानते हुए भी केंद्र सरकार को प्रशासन में केंद्रीय भूमिका दे दी गई, यानी केंद्र सरकार को शक्तिशाली बना दिया गया, केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाया गया। ये इसी के दोनों के विचारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ही इस तरह का प्रयास जो है वो किया गया। इस तरह के प्रयास जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से संविधान सभा के दो और प्रमुख लोगों के बीच मतांतर हो जाता है। एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक हैं पंडित नेहरू। इन दोनों के बीच जो है मतभेद हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि संसद का जो चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष ढंग से हो, है ना, संसद का जो चुनाव हो वो इनडायरेक्ट मेथड से हो, जबकि नेहरू कहते हैं कि संसद का चुनाव जो हो वो प्रत्यक्ष ढंग से हो, यानी वो डायरेक्ट पद्धति से हो, है ना। तो राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि संसद के चुनाव में कौन भाग ले, तो पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम के जो लोग हैं वे लोग उसमें वोट करें, ये लोग उसमें वोट में भाग लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये पंडित नेहरू का मानना था कि नहीं, जनता के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संसद का चुनाव हो। संविधान सभा ने दोनों की बातों को माना और संसद के जो दो सदन बनाए गए उसमें एक सदन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात को जगह दिया गया। जैसे राज्यसभा का चुनाव कैसे बना दिया गया, अप्रत्यक्ष विधि से, है ना, और पंडित नेहरू के विचार को भी जगह दिया गया। और लोकसभा का जो चुनाव था वो कह दिया गया कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा। इस प्रकार ये क्या था, समायोजन की बात थी। तो कुछ विचारों पर सहमति बनाना और कुछ विचारों पर समायोजन का सिद्धांत, इसमें इन बातों को जगह दी गई, इन बातों को इसमें प्रमुखता प्रदान किया गया। कुल मिला के भारत की संविधान सभा इन जटिल प्रक्रियाओं से गुजरती हुई और भारत के लिए एक संविधान लेकर आई, और उसने भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण कर दिया, भारत के लिए एक ऐसे संविधान का गठन कर दिया जिस संविधान ने भारत के आधुनिक निर्माण में या आधुनिक भारत के इस यात्रा में एक की रोल निभाया है। और शायद उसी के तैयार नींव पर आज इस महाशक्ति के रूप में उभरते हुए भारत का निर्माण हुआ है। उसमें हमारे इस संविधान की महती भूमिका है, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये विरोधी हितों का समन्वय, इस प्रकार से संविधान सभा ने सभी विरोधी विचारधाराओं को एक साथ लाने का प्रयास किया है। संविधान सभा के सामने जो दूसरी चुनौती मौजूद थी, संविधान सभा के सामने जो दूसरा चैलेंज मौजूद था, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह था देशी रियासतों की समस्या, है ना। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको लेकर समस्या थी कि उनको भाई कौन सा जगह प्रदान किया जाए, है ना। दूसरा जो चुनौती था वो ये था कि देशी
रियासतों की समस्या। जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान में भारत को एक संघ बनाने की बात की गई थी। ये डिस्कस किया गया था कि भारत को एक संघ के रूप में गठित किया जाएगा। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 की आप बात करें तो अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, है ना। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो यूनियन कैसे बन पाता यदि जो देशी रियासत थे वो इसमें भाग नहीं लेते। तो उन देशी रियासतों को किस प्रकार से इस संवैधानिक तंत्र में शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी तो एक इंडिपेंडेंट स्थिति थी। तो उस स्वतंत्र स्थिति से कैसे उनको एक संवैधानिक तंत्र में लाया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर इस संवैधानिक शासन का प्रभाव स्थापित किया जाए, यह संविधान सभा के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि उनको भारत के संघ में कौन सा स्थान दिया जाए, उनको कौन सा जगह जो है वो ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा जगह उनके लिए ज्यादा कामयाबी वाला है। इसको बड़ा ध्यान से वहां रखा गया कि भाई देखिए, जब भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उसी बीच एक अधिनियम आता है, जिस अधिनियम को आप कहते हो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब ये अधिनियम आता है तो हालांकि इस अधिनियम के पहले भी जब माउंटबेटन योजना आई थी उस समय भी ये बातें करी गई थी और इसमें भी ये बात कहा गया कि भाई जो देशी रियासत होंगे उन देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी या तो वो भारत में शामिल हो जाए या वो पाकिस्तान में चले जाए या वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो जब वो अगर मान लो कि जो भारत का ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन रहा था और उसमें अगर कोई देशी रियासत कह रहा है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल था कि उस भौगोलिक क्षेत्र में चारों तरफ से एक संविधान का शासन होगा और बीच में कोई एक ऐसा रियासत कहेगा कि नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे तो उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। ये जो इस असमरूपता को खत्म करने के लिए और एक समरूप शासन व्यवस्था की स्थापना हो सके, उसमें इन देशी रियासतों की स्थिति को स्पष्ट करना निहायत ही आवश्यक था। तो जैसे कश्मीर जैसी रियासत जो थी, कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह आज उनके बेटे हैं महाराजा कर्ण सिंह के नाम से उनको जाना जाता है। तो हरि सिंह क्या चाहते थे कि भाई वो ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना भारत में शामिल होना चाहते थे, वे अपनी स्थिति को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल था भाई कि चारों तरफ से भारत का अपना एक ज्योग्राफिकल रीजन हो और वो कहे कि नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे, ये संभव नहीं था। तो इसलिए संविधान सभा ने इस चुनौती से निपटने में कि भाई किस प्रकार इन देशी रियासतों को एक मजबूत और एक स्पष्ट स्थिति भारतीय संवैधानिक तंत्र में दिया जा सके, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम बड़े नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप धीरे धीरे वह वातावरण बनता गया, धीरे धीरे वह परिस्थिति बनती चली गई जिस परिस्थिति में देशी रियासतों को भारत में शामिल किया गया और भारत के संवैधानिक तंत्र के अंतर्गत उनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर दिया गया। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय लगभग 600 देशी रियासतें मौजूद थी। इन 600 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों का विलय जो है वो भारत में हो गया था, है ना, तमाम कोशिशों के बाद। 3 देशी रियासत जो थे उनके साथ स्थितियां बड़ी गंभीर हो गई थी, है ना। उसमें हैदराबाद, उसमें जूनागढ़ और उसमें कश्मीर, है ना। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रियासत थे जिनको लेकर विवाद पैदा हो गया था कि ये भारत में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में
कश्मीर को भी शामिल किया गया, जूनागढ़ को भी और हैदराबाद को भी। हैदराबाद कश्मीर को जो शामिल किया गया वो विलय पत्र के लेटर ऑफ एसोसिएशन का, जूनागढ़ को शामिल किया गया जनमत संग्रह के माध्यम से, और हैदराबाद को शामिल किया गया पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, है ना, पुलिस एक्शन के माध्यम से। तो ये एक स्थिति को आप देखिए कि इन देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाया जाए, और जब वो भारत के संघ में आ जाए तो फिर भारत में उनकी क्या स्थिति होगी, भारत के संघ में उनको क्या दर्जा दिया जाएगा, इसको लेकर बड़ा चिंतनीय स्थिति थी। और लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां सामान्य होने लगी, धीरे धीरे इन नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप ये ऐसा वातावरण बनने लगा कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था फजल अली की अध्यक्षता में, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जब रिपोर्ट आई तो इन राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार इन सभी देशी रियासतों को एक साथ मिलाया गया, और इन सबको मिलाकर और इसने सिफारिश की कि भाई भारत में जो है वह 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया जाए, है ना। और जब ये सिफारिश आ गई तो उस सिफारिशों के बाद भारत में एक संघ की निश्चित संरचना तय हो गई, भारत संघ की एक निश्चित संरचना का निर्माण हो गया, और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया, है ना। और वहां से भारत की प्रक्रिया राज्य निर्माण की शुरू हुई, जो आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति तक पहुंच चुका है ना। तो ये भी एक चुनौती थी कि इन देशी रियासतों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, है ना। एक और महत्वपूर्ण समस्या जो है वो इसको लेके मौजूद थी, वह है सांप्रदायिकता की समस्या। है ना, सांप्रदायिकता की समस्या। देखिए, सबसे पहली चीज कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ सीधा सीधा मतलब यहाँ यह है कि मान लो कि मैं एक धर्म का अनुयायी हूं, ठीक है, मैं हूं, तो मैं एक धर्म का अनुयायी हूं तो मैं उस धर्म की पद्धति के अनुसार आचरण करूंगा। दूसरे धर्म का कोई अनुयायी है तो अपने धर्म की पद्धति के अनुसार आचरण करेगा। तो मैं अपने धर्म की पद्धति के अनुसार चल रहा हूं, अमुक व्यक्ति अपने धर्म की पद्धति के अनुसार चल रहा है, ये कम्युनलिज्म नहीं है, ये सांप्रदायिकता नहीं है। मेरी आस्था मेरी है, उनकी आस्था उनकी है। बट ये सांप्रदायिकता कहां जन्म लेती है कि जैसे ही हम ये मानते हैं कि हमारा जो अपना धर्म है, हमारी जो अपनी चीजें हैं, वो तो ठीक है, वो तो सर्वोच्च है, वो उत्कृष्ट है, लेकिन दूसरे की जो चीज है वो निकृष्ट है, उससे हम घृणा जब करने लगते हैं तो वहीं से सांप्रदायिकता का जन्म होता है, वहीं से कम्युनलिज्म जो है वो जन्म लेती है ना। यानी अपने धर्म में आस्था रखने के साथ ही दूसरे धर्म की आस्था के साथ प्रेम भाव रखना, ये सांप्रदायिकता नहीं।
अपने धर्म की उत्कृष्ट बताते हुए दूसरे धर्म को निकृष्ट बताना, उससे घृणा करना, यही सांप्रदायिकता है। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने सांप्रदायिकता के विकास को 3 चरणों में स्पष्ट किया है। 3 चरणों में प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने इसको बताया है कि सांप्रदायिकता का विकास जो है वो 3 चरण में होता है। पहला चरण उनका कहना है कि जब सभी हल्के फुल्के विरोध के साथ समन्वय करते हैं, समन्वय के साथ रहते हैं, है ना। हल्का फुल्का विरोध होता है लेकिन ठीक है, वो मैनेजेबल है, चलता है ना। तो स्थिति कहलाती है, वो सांप्रदायिकता का पहला चरण होता है, जब हल्का फुल्का विरोध हो लेकिन फिर भी मैनेज करके हम काम आगे कर रहे हैं। तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म। सेकेंड स्टेज क्या है? तो सेकेंड स्टेज में प्रोफेसर बिपिन चंद्रा का कहना है कि भाई विरोध होने लगता है, विरोध जो है वो बढ़ जाता है ना, टकराहटें बढ़ जाती हैं, संघर्ष जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इसमें एक स्थिति रहती है कि एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। एक साथ काम कर सकते हैं, अर्थात यहाँ ये नहीं मानते कि भाई उसी की वजह से हमारा हानि हो रहा है। ये तीसरा स्थिति है। जब हम ये मान लेते हैं कि उसके वजह से हमारा विकास रुका हुआ है, यानी एक्स की वजह से वाई का यदि विकास रुका हुआ है, ये अगर मान लिया गया तो वाई चाहेगा कि हम एक्स को समाप्त कर दें। और ये होता है सांप्रदायिकता का चरम स्थिति, ये होता है सांप्रदायिकता का क्लाइमैक्स। और जब इस सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म का हम क्लाइमैक्स देखते हैं, उसका हम चरम स्थिति देखते हैं, तो ये स्थिति खतरनाक होती है। और हमारे देश में जब हम देश को आजाद महसूस कर रहे थे, जब देश में आजादी की फीलिंग आने लगी हमें, यानी जब हम आजाद होने लगे, उस समय एक तरफ हमारे पास वो आजादी की खुशी थी, तो दूसरे तरफ हमारे पास उस विभाजन की विभीषिका भी थी। और उस विभाजन की विभीषिका को अंजाम देने में इस सांप्रदायिकता के चरम स्थिति का बड़ा योगदान था, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था उसमें। और सांप्रदायिकता न केवल भारत को विभाजित की, बल्कि आगे के समय में भी सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को, भारतीय सामाजिक वातावरण को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है, और वो आज भी प्रभावित कर रही है। तो वैसी स्थिति में जब देश आजाद हो रहा था और सांप्रदायिकता इतने चरम पर थी, तो संविधान सभा में भी इस बात को लेकर चर्चा होना समीचीन था। संविधान सभा में भी कई लोगों का यह मानना था कि भारत को एक धार्मिक स्टेट घोषित कर दिया जाए, भारत को एक धर्म तंत्र घोषित कर दिया जाए। कई लोगों का यह मानना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह न छोड़ी जाए। इस तरह के विवाद जो है वो मौजूद थे। कई लोग ये का यह मानना था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष ही रहने दिया जाए, है ना। तो संविधान सभा ने इन समस्याओं से भी अपने को बाहर निकाला, और संविधान सभा एक धर्म तंत्र के दुखद परिणाम को देख चुकी थी कि किस तरह से देश जो है उस संकट से उबर नहीं पाया था, उस संकट से बाहर नहीं आ पाया था। नतीजा, संविधान सभा ने अपने उस अनुभव से, उस इतिहास से सबक लेते हुए संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत को एक धर्म तंत्र नहीं, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने की आवश्यकता है, भारत को एक सेकुलर स्टेट के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है, न कि भारत को किसी एक विशेष धर्म से प्रेरित राज्य घोषित करने की समस्या है ना।
इस प्रकार से ये संविधान सभा के समक्ष जो है वो मौजूद कुछ प्रमुख चुनौतियां थी, जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने की है, इसका मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है। ये टॉपिक अब समाप्त होता है, ये टॉपिक अब खत्म होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोगों को बढ़ना है, एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोगों को आगे चलना है। वह नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसका हेडिंग आप बनाएंगे, वह टॉपिक होगा प्रस्तावना, है ना, प्रियम्बल। लेकिन उसकी चर्चा मैं अभी आपके साथ शुरू करूंगा, है ना, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्रस्तावना जो है वो क्या है और प्रस्तावना पर किस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए, उस पर क्या क्या अपना विचार है। तो प्रस्तावना का जो टॉपिक होगा, हालांकि विधिवत उसकी शुरुआत जो है वो हम लोग कल करेंगे, कल के क्लास में उसकी हम लोग ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। जो संविधान निर्माण का पूरा पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से इस पूरे चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है ना। अब एक चैप्टर हम लोग को प्रस्तावना पर आगे बढ़ना है। जो प्रस्तावना आप सब लोगों को याद हो जाना चाहिए, प्रस्तावना को आप लोग याद कर लीजिएगा कि आप लोगों के पास होगा ही, नहीं तो इंटरनेट से आप डाउनलोड करके कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो ये पूरा लिखा हुआ है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। और संविधान निर्माण का जो ये टॉपिक खत्म हो गया है, इसका एक टेस्ट जो है वो किसी भी दिन बिना भी सूचना के आपसे ले लिया जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है इसका, वो आपके साथ बिना किसी सूचना के आपसे ये टेस्ट किसी भी दिन लिया जा सकता है, आज भी लिया जा सकता है, कल भी लिया जा सकता है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका है ना। अभी तो हम लोग जितना इधर 2-3 दिन से चर्चा कर रहे थे ये सब सब्जेक्टिव वाला पार्ट था। तो सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, वो थोड़े दिन के बाद देंगे, लेकिन अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो आपका कभी भी लिया जा सकता है ना। इसलिए आप उन सब चीजों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उस सबको याद कर लीजिएगा। आज भी टेस्ट हो जाएगा, कल भी हो जाएगा, कभी भी हो सकता है आपका टेस्ट हो, उसका कोई टाइम फिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ। और प्रस्तावना की विधिवत जो चर्चा हम लोगों को शुरू करना है वो कल हम लोग प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे, प्रस्तावना पर बात करेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है, संविधान में प्रियम्बल को क्यों शामिल किया गया है, क्या जरूरत है प्रस्तावना से, प्रस्तावना को से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, उसकी जो विभिन्न शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों को डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे संप्रभुता किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं, है ना। इन सभी बातों पे भी हम लोग अपनी बातें रखेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूं मैं आपसे क्वालिटी में प्रस्तावना टॉपिक के साथ। थैंक यू।